नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करेंगे दिनकर की राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना पर। दिनकर के काव्य यात्रा को जब हम लोग देखते हैं तो दिनकर ने पराधीन भारत से अपने लेखन की शुरुआत की और आज़ादी के बाद 2 दशक तक वे सक्रिय लेखन करते रहे। पहला काव्य संग्रह उनका जो 10 गीतों का संकलन था वह बारदोली सत्याग्रह पर आधारित था। हम सभी जानते हैं कि बारदोली आंदोलन किसान आंदोलन था। गुजरात के खेड़ा जिले के पास सूरत के पास यह बारदोली नाम का गांव था और उस बारदोली में सरदार पटेल के नेतृत्व में किसानों का आंदोलन चला। तो किसानों के आंदोलन के द्वारा पहली बार औपनिवेशिक सरकार ने अपनी बढ़ी हुई राजस्व की दरों को वापस लिया। किसानों पर जो कर लगाया गया था और किसानों ने संगठित होकर यह हवाला देते हुए, चूँकि हमारे पास उपज नहीं हुई है, हम यह कर अदा करने में सक्षम नहीं हैं, संगठित होकर विरोध किया तो सरकार को अपने निर्णय को वापस लेना पड़ा। इस आंदोलन ने दिनकर की काव्य प्रतिभा को अपनी ओर आकर्षित किया। इससे दिनकर की राष्ट्रीय चेतना के निर्माण के 2 बिंदुओं को स्पष्ट तौर पर समझने में मदद मिलती है। पहला तो यह कि उपनिवेशवाद किसानों और गांवों की दुर्दशा के लिए, उनकी विपन्नता के लिए जिम्मेदार है, और दूसरा यह कि अगर संगठित होकर विरोध किया जाए तो हथियार बल पर टिकी हुई इस औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ भी अहिंसक सत्याग्रह के द्वारा विजय पाई जा सकती है। इन 2 चीज़ों ने दिनकर की राष्ट्रीय चेतना के निर्माण के लिए आवश्यक पृष्ठभूमि का आधार बनाया और इसी आधार पर दिनकर की राष्ट्रीय चेतना आगे बढ़ती है, जिसके केंद्र में उपनिवेशवाद विरोध होता है। यहीं से दिनकर की यह चिंता शुरू होती है कि आखिर इस उपनिवेशवाद के चंगुल से हम निकले कैसे। जब इस पर चर्चा करते हैं तो उनके पास यह सवाल भी खड़ा होता है कि आखिर हम गुलाम बने क्यों, पराधीन बने क्यों। पराधीनता के कारणों का विश्लेषण दिनकर करते हैं और पराधीनता के कारणों का विश्लेषण करते हुए वे साफ तौर पर इस बात को समझते हैं कि हमारी पराधीनता की वजह न केवल औपनिवेशिक शासन पद्धति है, बल्कि हमारे समाज में व्याप्त बाह्य आडंबर, हमारी रूढ़ियाँ, हमारी मान्यताएं, यह भी हमारे पिछड़ेपन की वजह रहीं और इसकी वजह से हम पराधीन बने। तो एक ओर जहाँ वे उपनिवेशवाद का विरोध करते हैं, वहीं दूसरी ओर वे सामाजिक कुरीतियों का, बाह्य आडंबर का, पाखंड का भी विरोध करते हैं। लेकिन यहीं पर साथ साथ एक दूसरी चेतना भी दिनकर के अंदर निर्मित होती है। हम लोग भारतीय राष्ट्रीय चेतना के विकास की पूरी धारा को अगर समझने की कोशिश करें तो भारत में राष्ट्रीयता का अध्याय शुरू होता है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों के माध्यम से। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना की शुरुआत इस रूप में होती है कि हम इस बात को चिन्हित कर पाते हैं कि हमारी वैसी कौन सी सामाजिक मान्यताएं रही, वैसी कौन सी धार्मिक रूढ़ियाँ रहीं, धार्मिक मान्यताएं रही जिसकी वजह से हम गुलाम बन गए। तो उन सामाजिक मान्यताओं, उन धार्मिक मान्यताओं का विरोध करके, उसका सुधार करके एक नए भारत का निर्माण किया जा सकता है। इस चेतना से भारत में राष्ट्रीयता का उन्मेष होता है। दिनकर के यहाँ यह चेतना इस रूप में मुखरित होती है कि वे उन सामाजिक रूढ़ियों का, पाखंड का विरोध करते हैं
यहाँ ध्यान देने की बात है कि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के माध्यम से जिस राष्ट्रीयता की चेतना का उन्मेष होता है उसका केंद्र बंगाल और महाराष्ट्र रहता है। उत्तर भारत में वह सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन थोड़ा कमजोर पड़ जाता है, उसकी लहर थोड़ी धीमी पड़ जाती है। उसे बल मिलता है दयानंद सरस्वती के आने के बाद। आर्य समाज की शाखाएं जब उत्तर भारत में खुलती हैं तो इस धारा को बल मिलता है। दिनकर इस चेतना को काव्याभिव्यक्ति प्रदान करते हैं। वे इस बात को भी समझने की कोशिश करते हैं कि अंग्रेज अपने जिस सभ्यता की दुंदुभी बजाते हैं उस सभ्यता की भी पोल पट्टी खोलना आवश्यक है। तो उनकी राष्ट्रीय चेतना का निर्माण पश्चिम की उस औद्योगिक सभ्यता के विरोध से भी होती है। वो पश्चिम की औद्योगिक सभ्यता क्या है? यहाँ दिलचस्प लगेगा जब हम यह देखते हैं कि दिनकर भी उस पश्चिम की औद्योगिक सभ्यता को दानवी सभ्यता कहते हैं। ठीक यही बात राष्ट्रपिता के रूप में ख्याति पाने वाले महात्मा गांधी भी कहते हैं। वे पश्चिम की औद्योगिक सभ्यता को दानवी असुर सभ्यता कहते हैं। और गांधी के नेतृत्व में भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का जो अध्याय खड़ा होता है, भारतीय राष्ट्रवाद का जो एक प्रारूप गांधी अपने स्वाधीनता आंदोलन के माध्यम से गढ़ते हैं, उसमें पश्चिम की उस औद्योगिक सभ्यता का विरोध केंद्रीय भाव के रूप में उपस्थित होता है। हम देखते हैं कि दिनकर के यहाँ भी वह पश्चिमी सभ्यता का विरोध केंद्रीय भाव के रूप में उपस्थित है। इसलिए वे कहते हैं कि यह जो सभ्यता है, यह सभ्यता हथियार के बल पर टिकी हुई है और व्यापार के बल पर टिकी हुई है। व्यापार और हथियार का आपस में संबंध है, इसमें मनुष्य कहीं खो गया है, मनुष्य गायब है। नील कुसुम में दिनकर लिखते हैं, वह मनुष्य मर गया, शेष जो है लक्ष्मी का नया अवतार है। देखिए, जिस औद्योगिक सभ्यता की दुंदुभी गाई जा रही थी औपनिवेशिक शासन सत्ता द्वारा, दिनकर कहते हैं कि वह लक्ष्मी की चेरी है, उसमें मनुष्य मर गया है। पश्चिमी सभ्यता के इस विरोध भाव से दिनकर की सांस्कृतिक चेतना और राष्ट्रीय चेतना का निर्माण होता है। इस बात को थोड़ा समझने की ज़रूरत है। अमूमन हिंदी आलोचना में हम दिनकर के इस पहलू को नज़रअंदाज कर जाते हैं। यहाँ पर दिनकर का जो एक बहुत अक्सर कोट किया जाता है जो दिनकर की कविता को, उसमें कहा जाता है कि दिनकर जो औपनिवेशिक शासन का विरोध करते हैं, उस औपनिवेशिक शासन के विरोध में आर्थिक विपन्नता, आर्थिक दुर्दशा केंद्रीय भाव है। लेकिन आर्थिक विपन्नता और दुर्दशा के लिए दिनकर केवल औपनिवेशिक सत्ता को जिम्मेदार नहीं ठहराते। औपनिवेशिक सत्ता के साथ साथ वे जो देसी रजवाड़े थे, उनकी जो जीवन शैली थी, उस जीवन शैली को भी वे उसके लिए बराबर रूप से उत्तरदायी ठहराते हैं। इसके लिए वे जितनी तीव्रता से औपनिवेशिक शासन का विरोध करते हैं, पूंजीवाद का विरोध करते हैं, उतनी ही तीव्रता से वे सामंतवाद का भी विरोध करते हैं। कुल मिलाकर कहें तो वे विलासितापूर्ण जीवन शैली का विरोध करते हैं और यह मानते हैं कि यह विलासितापूर्ण जीवन शैली ही भारत की दरिद्रता के लिए उत्तरदायी है। इसलिए वे लिखते हैं, स्वानों को मिलते दूध भात, भूखे बच्चे अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर जाड़ों की रात बिताते हैं। यह विषमता औपनिवेशिक सत्ता के साथ साथ सामंती जीवन शैली की भी देन है। दिनकर इसे तीव्रता से रेखांकित करते हैं। यहाँ हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं कि दिनकर की राष्ट्रीयता के निर्माण में
यह बहस भी सम्मिलित है जो उस समय स्वाधीनता आंदोलन के दौरान बड़ी तेजी से स्वाधीनता आंदोलन के नेताओं के बीच आपस में चल रही थी। वह विवाद क्या था कि भारत के विकास का रास्ता क्या होगा। हम सभी जानते हैं इस बात को कि गांधी कहा करते थे भारत 7 लाख गांवों का देश है, और अंग्रेजी शिक्षा से निकले हुए अधिकांश भारतीय बुद्धिजीवी यह मानते थे कि गांव नए भारत के केंद्र नहीं हो सकते, इसलिए शहरीकरण, औद्योगिकरण, इस रास्ते भारत को ले जाना होगा। दिनकर यहाँ साफ तौर पर अपनी पक्षधरता स्पष्ट करते हैं। वे गांधी के सुर में सुर मिलाते हुए कहते हैं कि भारत गांवों का देश होगा। वे स्पष्ट रूप से इस बात को रेखांकित करते हैं। वे कहते हैं कि जो भारत आगे बन रहा है, जो भारत आगे बनेगा, उसके केंद्र में तो गांव ही होंगे। इसके लिए वे उनकी जो एक बड़ी चर्चित कविता है वन फूलों की ओर, उसकी 2 पंक्तियां मैं इसके साक्ष्य के तौर पर रखना चाहूँगा। पंक्तियां हैं, स्वर्णांचल आहा खेतों में उतरी संध्या श्याम परी, मैं मकई की सुरभि बनूंगी पके आम फल की लाली। अब देखिए, कवि जो बिंब गढ़ रहा है, जिस भारत का स्वप्न देख रहा है, वह भारत खेतों में उतरने वाली प्रकृति का भारत है। वह ग्रामीण परिवेश का भारत है, गांवों का भारत है, और इसी भारत के द्वारा एक नए भारत का निर्माण किया जा सकता है। यह दिनकर की जो काव्य भूमि है, यह छायावाद से भिन्न है। छायावाद इसीलिए दिनकर की राष्ट्रीय और सांस्कृतिक चेतना छायावाद की सांस्कृतिक चेतना से भिन्न धरातल पर आकार लेती है। छायावाद के सामने एक दूसरा सवाल था। छायावाद के सामने सवाल था कि पश्चिम की सभ्यता के समक्ष भारतीय सभ्यता का नया आख्यान क्या रचें, लेकिन दिनकर के सामने सवाल ये था कि भारतीय सभ्यता का कौन सा पाठ हम आगे बढ़ाएं, और यहाँ पर वे गांधी के साथ खड़े हो जाते हैं और इस कल्पना को बल देते हैं कि भारत, आने वाला भारत गांवों का भारत होगा, और उसी के आधार पर भारतीय राष्ट्र का निर्माण होगा। उन्हीं की मान्यताओं के आधार पर भारत की संस्कृति का निर्माण होगा। यह दिनकर के राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना के निर्माण की आधार भूमि है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि दिनकर यहाँ से आगे बढ़ते हैं। दिनकर आगे बढ़ते हुए अब वे इस बात पर पहुँचते हैं कि जो भारतीय राष्ट्रीयता का अध्याय है, उसमें कैसे आधुनिकता और परंपरा का समन्वय किया जाए। यह आधुनिक भावबोध है कि जो राष्ट्र बनेगा, उस राष्ट्र के केंद्र में आम आदमी होंगे, नर होंगे, सामान्य जन होंगे। लेकिन पारंपरिक चेतना है कि भारत ईश्वर की आराधना का मुल्क है, यहाँ पर जन जन में ईश्वर का निवास है। तो दिनकर पहली बार नर में नारायण का स्वरूप दिखाते हैं, और ये दरिद्र नारायण की जो अवधारणा गांधी के यहाँ थी, छायावाद में भी इसके स्वर मिलते हैं। इसको दिनकर ज़्यादा स्पष्टता से रेखांकित करते हैं अपने बोधिसत्व कविता में। वे कहते हैं कि नारायण वही होगा जो गरीबों के आंसुओं के साथ साक्षात्कार कर पाएगा। अब गरीबों के आंसुओं में नारायण को देखना, यह
एक निहायत नई दृष्टि थी। इससे पहले हिंदी कविता में यह दृष्टि अनुपस्थित है। वे साफ तौर पर कहते हैं, पर गुलाब जल में गरीब के अश्रु राम क्या पाएंगे, बिना नहाए इस जल में क्या नारायण कहलाएंगे। यानी अगर नारायण कहलाना है तो गरीबों के अश्रु जल में स्नान करना होगा। यह पश्चिम की औद्योगिक सभ्यता और पूंजीवाद के खिलाफ बन रहे नई भावनाओं का शास्त्र निर्मित करता है। यह कविता हम कह सकते हैं कि पश्चिम की औपनिवेशिक सभ्यता के खिलाफ एक नया भावशास्त्र का निर्माण करती है। यह दिनकर की चेतना के केंद्र में स्थित है। इसके बाद थोड़ा इससे आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तब देखते हैं कि दिनकर के यहाँ स्वत्वबोध जो राष्ट्रीयता के केंद्र में होता है, वह स्वत्वबोध बहुत प्रखर है। अपनी प्रबंध कविता कुरुक्षेत्र में इस स्वत्व चेतना को दिनकर स्वर देते हैं। वे कहते हैं कि स्वत्व मांगने से न मिले, संघात पाप हो जाएं, बोलो धर्मराज शोषित ए, जिए या कि मिट जाएं। यानी स्वत्व केवल मांगने से नहीं मिलता है, और अगर संघर्ष करने पर पाप हो जाए तो तुम ही बताओ धर्मराज, हम क्या अपने स्वत्व की मांग करें या मिट जाएं। यानी स्वत्व की चेतना, चाहे उसके लिए हमको अहिंसक रास्ता को छोड़कर हिंसक मार्ग को क्यों ना अपनाना पड़े, लेकिन स्वत्व को प्राप्त करना होगा। यह स्वत्व की चेतना दिनकर के राष्ट्रीयता के चेतना के केंद्र में है। और इससे यह पता लगता है कि दिनकर के लिए राष्ट्रीयता कितना बड़ा युग धर्म है। इसके लिए वे नीति अनीति इस किसी भी चीज की परवाह नहीं करते दिखते। वे कहते हैं कि आधुनिक काल में लड़े जाने वाले सारे युद्ध अनीति और अन्याय पर केंद्रित हैं। इसलिए अगर युद्ध भी करना पड़े इस अनीति और अन्याय के खिलाफ तो वह जायज है, क्योंकि वे मानते हैं कि युद्ध को बुलाता है अनीति ध्वजधारिया की, या वह जो अनीति काल पैदे पांव चलता है। यानी आधुनिक युद्ध अनीति अन्याय के द्वारा किए जा रहे हैं। इसलिए अगर इसका मुकाबला करना है तो हमें अहिंसा का मार्ग छोड़ना भी पड़े तो इसके लिए हमें अपनी तैयारी रखनी चाहिए। लेकिन दिनकर की इस चेतना का चरमोत्कर्ष आजादी के बाद दिखता है। और यहां इस बात को रेखांकित करने की जरूरत है कि दिनकर ने आजादी के तुरंत बाद भारतीय संस्कृति का एक बिरहत आख्यान लिखने का प्रयास किया, जिसे हम लोग संस्कृति के 4 अध्याय नामक पुस्तक में देखते हैं। यहां यह बात समझने की जरूरत है कि आखिर आजाद भारत में दिनकर को भारतीय संस्कृति के उन अध्यायों को चिन्हित करने की जरूरत क्यों आन पड़ी। यहां 3 घटनाओं का मैं जिक्र करना चाहूंगा जिसने दिनकर को इस काम के लिए विवश किया। वो 3 घटनाएं क्या है? पहला, आजादी की संध्या वेला पर जहां हम देख रहे हैं कि अब आजादी हमारे सामने है, वहां पर सांप्रदायिक दंगे बड़े पैमाने पर होते हैं। धार्मिक आधार पर मारपीट का एक ऐसा अध्याय दिखाई पड़ता है जो अब तक भारत के इतिहास में नहीं दिखा था। परिणाम क्या होता है कि भारत आजाद होते होते 2 राष्ट्रों में विभक्त हो जाता है। 2 राष्ट्र नहीं, 2 विद्रूप बन जाते हैं। और
जिस गांधी ने विगत 3 दशकों तक भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का नेतृत्व किया था, आजादी मिलते ही उसकी हत्या कर दी जाती है। इन 3 घटनाओं ने दिनकर को विवश किया इस बात पर सोचने को कि आखिर आजाद भारत किस रास्ते पर चले। तो दिनकर यहां फिर से एक पूरे आत्ममंथन के दौर से गुजरते हैं। दिनकर देखते हैं कि आखिर आजादी के साथ यह जो विद्रूपता दिखी, इसका परिणाम क्या था। दिनकर इसका विश्लेषण करते हैं तो उन्हें लगता है कि स्वत्व की चेतना जिस राष्ट्रीयता का आधार है, वह स्वत्व की चेतना भारत में 1870 के दशक में बननी शुरू होती है। उस दौर में उस स्वत्व चेतना का आधार उच्च वर्णीय हिंदू धर्म बनता है। परिणाम क्या होता है कि बंगाल विभाजन के समय हिंदू मुस्लिम दंगे होते हैं। उसके बाद मुस्लिम लीग अलग संस्था बन जाती है और वह मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने लगती है। परिणाम होता है कि 1915 तक आते आते हिंदू महासभा बन जाती है और भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के अंदर हिंदू और मुसलमानों की राजनीति शुरू हो जाती है। 1921-22 में सांप्रदायिक दंगे होने लगते हैं और दंगों का यह सिलसिला और आगे बढ़ता है। तो दिनकर को यह लगता है कि स्वत्व चेतना का आधार जिस धर्म के आधार पर खड़ा किया गया था और उस धर्म के आधार पर जो भारतीय संस्कृति का आख्यान रचा गया था, कहीं ना कहीं इस विद्रूपता के लिए वह आख्यान जिम्मेदार है। उसके समानांतर दिनकर भारतीय संस्कृति का एक नया आख्यान रचने का प्रयास करते हैं और वह आख्यान संस्कृति के 4 अध्याय के रूप में हमारे सामने आता है। इसमें दिनकर के ऐतिहासिक विश्लेषण से ज्यादा महत्वपूर्ण दिनकर की चिंता को अभिव्यक्त करने वाली वह शैली है, जहां दिनकर 4 अध्यायों के माध्यम से भारतीय संस्कृति के निर्माण के समावेशी प्रक्रिया को उद्घाटित करते हैं। वे इस बात को रेखांकित करते हैं कि आज जिस भारत में हम रह रहे हैं, जिसे हम भारत की आत्मा कहते हैं, जो यह कहते हुए हम अपना मस्तक गौरव से ऊंचा कर लेते हैं कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, दरअसल वह इसी समावेशी संस्कृति के वजह से है। तब इस समावेशी संस्कृति का निर्माण भारतीय सभ्यता के विकास प्रक्रिया में किस रूप में होता है, इसके वे 4 अध्यायों को चिन्हित करते हैं। पहला अध्याय वे बताते हैं कि आर्य और आर्येतर संस्कृतियों के मिलन से, उस मिलन की प्रक्रिया में संघर्ष भी होता है। कुछ हम लेते हैं, कुछ हम छोड़ते हैं, कुछ उसका अपनाते हैं, कुछ अपना अपनाते हैं, और इस तरह से एक आर्य और आर्येतर संस्कृति जब आपस में मिलती है तो संघर्ष और सम्मिलन की प्रक्रिया से यह अध्याय आगे बढ़ता है। तब वैदिक साहित्य हमारे पास दुनिया में गौरव करने लायक एक उपलब्धि के रूप में सामने आता है। वैदिक साहित्य के बाद जब कुछ जड़ता आती है, तब देखते हैं कि जैन और बौद्ध धर्म के रूप में 2 नया उन्मेष होता है और वैदिक धर्म और इन धर्मों के बीच आपस में टकराहट होती है। इस टकराहट की प्रक्रिया में भी सम्मिलन का स्वर मिला हुआ होता है और तब भारतीय संस्कृति का दूसरा अध्याय लिखा जाता है। इसी तरह से जब 8वीं 9वीं सदी में इस्लाम का आगमन होता है तो इस्लाम के साथ हिंदू संस्कृति के आपसी समावेश से, आपसी संघर्ष से एक नए सम्मिलन की शुरुआत होती है और परिणाम उसका सूफी काव्य के रूप में सामने आता है, जो भक्ति आंदोलन को एक धर्मनिरपेक्ष चेहरा देता है। इसके बाद चौथा अध्याय अंग्रेजों के आने के बाद शुरू होता है। अंग्रेज निहायत
भिन्न सभ्यता के वाहक के रूप में हमारे सामने आए थे। लेकिन भारतीय मेधा ने अपनी तरह से उसके साथ भी संवाद किया और उसका परिणाम नवजागरण के रूप में सामने आया, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों के रूप में सामने आया, अंग्रेजी शिक्षा के अंगीकरण के रूप में सामने आया, उदारता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, बंधुत्व जैसे राजनीतिक विचारों के अपनाने के रूप में सामने आया। और आज का भारत इन 4 अध्यायों से निर्मित भारत है। अगर भारत को अपने इस सभ्यतागत विकास की प्रक्रिया को बिना अवरोध के आगे बढ़ाते हुए जारी रखना है तो हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि इस सम्मिलन की प्रक्रिया कहीं बाधित न हो। दरअसल भारत की आज़ादी के साथ जो 3 घटनाएं हुई थीं उस सम्मिलन की प्रक्रिया को बाधित कर रही थीं। इसलिए दिनकर संस्कृति के 4 अध्याय के माध्यम से भारतीय संस्कृति के उस पूरे एक नए फलक का निर्माण करते हैं, एक नए पाठ का निर्माण करते हैं जिसके केंद्र में सम्मिलन की प्रक्रिया होती है, समावेशीकरण की प्रक्रिया होती है और वही समावेशी संस्कृति भारत की पूरे राष्ट्र की आत्मा है। दिनकर संस्कृति के 4 अध्याय के माध्यम से इसे रेखांकित करते हैं। जाहिर है दिनकर ने भारतीय संस्कृति के इस अध्याय के निर्माण के लिए पौराणिक स्रोतों से लेकर भारतीय अपने दस्तावेजों से लेकर अंग्रेजों के द्वारा भारतीय संस्कृति के गढ़े गए पाठ से भी ढेर सारी चीज़ों को लिया और कुल मिलाकर भारतीय संस्कृति का ऐसा पाठ रखा जिसके आधार पर अगर भारत राष्ट्र खड़ा होगा तो वह एक मुकम्मल राष्ट्र होगा, अन्यथा राष्ट्र के बजाय वह विद्रूप बनेगा। यही दिनकर की राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना है। धन्यवाद।